give you solution of this paper. Let's start with question number 91. देखो, तो क्वेश्चन 91 क्या कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर हेरिडिटी. हेरिडिटी जानते हो ना, क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे तक ट्रेट का ट्रांसफर होना. तो प्राइमरी बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या बोल सकते हो कि दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. ठीक है ना. चलो तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जीन्स इन इनहेरिटेंस. है ना. तो रोल ऑफ जीन्स क्या है इनहेरिटेंस में, देख लो. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ जीन्स इन इनहेरिटेंस. तो पहला क्या कहता है, दे डिटरमाइन द इन्वायरमेंट एन ऑर्गेनिज्म विल लाइव इन, दे कैरी द इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइंस ट्रेट्स. ये देखो दूसरा आंसर निकल के आ गया अपना, है ना. नीचे आंसर लिखा हुआ भी है कि जीन्स का रोल क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कैरी करते हैं, यानी जीन कंट्रोल्स कैरेक्टर. ठीक है. हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं 93, है ना. तो 93 क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. तो फॉलोइंग कॉलम्स को मैच करना है कि कौन से ट्रेट का जीन किस क्रोमोसोम पे था, है ना. तो फैक्ट है, ये याद करना होगा. तो पहले ये देखो फ्लावर एंड सीड कलर का जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है. तो देखो डी का हम लोगों का 3 निकल के आता है जिस पे हम लोग कन्फर्म होते हैं, है ना. तो डी का 3 देखो किस में दिख रहा है आपको, देख रहे हो ना. ये वाला आंसर है. ए का 4 है, ये आपको याद करना पड़ेगा. सीड शेप का जीन का है क्रोमोसोम नंबर 7 पे. प्लांट हाइट का जीन का है क्रोमोसोम नंबर 4 पे. उसी तरह से पॉड कलर का जीन कहाँ पे है, क्रोमोसोम नंबर 5 पे, है ना. और ये आपका फ्लावर कलर का जीन कहाँ पे है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है ना. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो हम लोगों को निकालना है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में देखो निकालते हैं हम लोग. देखो यहाँ पे लिख रहा है ना सेम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और नीचे लिख रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, है ना. तो अभी दो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में दो तो नहीं हो सकता, हम लोग ये निकालते हैं एक्चुअली चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो. ऑप्शन में से हम लोग करेक्ट निकाल लेते हैं ना, इनकरेक्ट छोड़ दो. तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम पनेट स्क्वायर. देखो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स जो होता है वो पनेट स्क्वायर में नहीं आता है. पनेट स्क्वायर में सिर्फ हम लोग ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, है ना. इस चीज़ को ध्यान में रखना. तो पनेट स्क्वायर देखो दूसरा क्या कहता है, डेवलप्ड बाय, क्या कह रहा है, सी पनेट. ये सही है ना, ये स्वीडिश थे. उसी तरह से सी कहता है कि इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल फेनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस. कि जो भी क्रॉस हम लोग कराते हो, है ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, किस तरह का फेनोटाइप निकल के आएगा, उसे हम लोगों को क्लियर होता है. ठीक है, सी भी सही है. और डी क्या कहता है कि द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन द 2 साइड. सही है ना, कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पनेट स्क्वायर के 2 साइड में जो भी गैमेट्स बनता है वो लिख लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्रॉस करा के जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है वो बना देते हैं. तो ये आपका डी ऑप्शन भी सही है, यानी ए गलत है. तो बी सी डी ये 3 ऑप्शन आप लोगों को सही निकल के आया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन रीजन. ये असर्शन रीजन है ना. तो पहला देखो असर्शन क्या कहता है कि सीकल सेल एनीमिया डिफर्स फ्रॉम थैलेसीमिया. ये तो सही है कि सीकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया क्या होता है, डिफरेंट डिसऑर्डर्स है. ठीक है, क्यों होता है वो भी आपने पढ़ा होगा. ठीक है, रीजन कहता है कि फॉर्मर इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम. देखो फॉर्मर यानी इसको कह रहा है, सीकल सेल एनीमिया को क्वांटिटेटिव कह रहा है. समझ में आ रही बात ना. और थैलेसीमिया जबकि होता है क्या, देखो क्या कह रहा है तुम्हारा कि फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स while the latter is qualitative problem of synthesizing incorrectly functioning globin. ठीक है ना. तो ये जो क्वांटिटेटिव लिख दिया ना सीकल सेल एनीमिया के बारे में, यही गलत है. ठीक है, और उसके बारे में और लिखा है कि ग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बनते हैं ये वो. तो थैलेसीमिया में एक्चुअली ये सब होता है.
तो इसीलिए हम लोगों का असर्शन क्या है, ट्रू है, लेकिन रीजन क्या निकलता है, फॉल्स। देखो आंसर 3 है ना, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट समझते हो ना आप लोग, जिसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिकल सेल एनीमिया इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट, ठीक है। वेयर आर द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर लोकेटेड, देखो कि एक जीन का जो दो एलील्स होता है, देखो जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे दोनों जीन के एलील्स हो गए। अभी जैसे मान लो जीन हम लोग ऐसे लिख रहे हो स्मॉल ए बी, या ऐसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लो ये जीन लिखना हो तो एक एलील यहाँ रखोगे, दूसरा एलील यहाँ रखोगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेम लोकस पे, जीन लोकस कहलाता है ना। जो एलील किसी इसको क्रोमोसोम पे जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोकस है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम रीजन में दोनों एलील्स होता है। तो आंसर क्या निकल गया हम लोगों का, 2 वाला, ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में गलत क्या लिखा है वो निकालना है, ठीक है। तो जीन आई हैज 3 एलील सही है, ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ 3 एलील, यानी 3 एलील है, लेकिन एक पर्सन में कोई 2 ही कॉम्बिनेशन एलील का बन सकता है। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, यानी एलील आई स्मॉल आई रिसेसिव बता रहा है, ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया ना, तो एंटीजन कुछ नहीं बनेगा, यानी कोई शुगर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो देखो लास्ट में चौथा जो लिखा है कि व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं। जैसे आई ए और आई बी ये कौन सा ब्लड ग्रुप देता है, ए बी ब्लड ग्रुप देता है ना। ये दोनों मिलके सेम टाइप ऑफ शुगर बनाते ना, या तो ए ब्लड ग्रुप आता या तो बी ब्लड ग्रुप आता। लेकिन अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन बोले, देखो आई ए, तो इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों साथ में आता है तो सेम टाइप का शुगर बनाता है। लेकिन ये डिफरेंट एंटीजन हुआ ना, तो डिफरेंट टाइप का शुगर बनाएगा, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ना। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द 3 साइंटिस्ट हु इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क। तो आपने पढ़ा था कि मेंडल साहब का जो भी लॉ था, है ना, तो अननोइंगली उनकी डेथ हो गई थी। तो बाद में रीडिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने किया था, क्या नाम था उनका, डिब्रिज, कार्ल कॉरेंस एंड शर्मैक, ठीक है। तो चलो रीडिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। देखो असर्शन क्या कहता है कि मेंडल यूज ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स इन हिज एक्सपेरिमेंट, सही है ना। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है जो होमोजाइगस हो और जिसकी बार बार सेल्फिंग कराने पे सेम रिजल्ट देता हो, है ना। देखो बार बार सेल्फिंग कराओ, यानी अभी जो इसकी सेल्फिंग हम लोग ऐसे करा रहे हैं तो आपको वही रिजल्ट देगा ना, समझ में आ रही बात ना। लेकिन अगर ये है, देख लो ये वाला, तो इसकी सेल्फिंग कराओगे तो सिर्फ आपको हेटेरोजाइगस टॉल ही नहीं देगा, है ना, ये आपको होमोजाइगस टॉल भी देगा, हेटेरोजाइगस टॉल भी देगा और ये ड्वार्फ प्लांट भी देगा। तो असर्शन तो सही है कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। जैसे देखते हो ना, इन्होंने प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ से क्रॉस कराते थे सबसे पहले, ठीक है। रीज़न देखो क्या कहता है कि ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस क्रॉस पॉलिनेशन लिख दिया है ना। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है, दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग कराया जाता है ना, उसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। ये देखो ये गलत हो गया, तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। ये देखो थर्ड आंसर निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज ए सिग्निफिकेंट स्टेप। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो था, इसको हम लोग क्या बोलते हो, पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमोसोमल बिहेवियर मेंडल साहब को पता नहीं था, उन्होंने फैक्टर्स के बारे में बात की थी, यानी उनको ये जो जीन फिजिकली लोकेटेड क्रोमोसोम पे होता है वो मेंडल साहब ने नहीं बताया था। तो ये इसमें बताया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। देखो दूसरा आंसर है, क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड ए फिजिकल बेसिस फॉर मेंडल्स लॉ, है ना।
फिजिकल बेसिस उन्होंने बताया कि ये जो जीन या फैक्टर की बात करते हैं मेंडल साहब, वो कहाँ लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम के ऊपर, है ना। चलो आगे बढ़ो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन, वही क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। देखो असर्शन क्या कहता है कि मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वेयर ऑटोसोम लिंक्ड। देखो लिख दिया है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज में आपने पढ़ा था कि मॉर्गन सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कराया था ड्रोसोफिला, जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे वो जीन्स जो थे वो लोकेटेड थे, है ना। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, असर्शन फॉल्स निकल गया। अब रीजन देखो कि मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल, ये सही ऑप्शन है, ठीक है ना। इन्होंने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था ना, तो उसमें जो फर्स्ट क्रॉस था जिसमें आप पढ़ते हो ना कि 98.7% क्या निकला था, याद है आपको, क्या था, पेरेंटल, 1.3% क्या था, रिकॉम्बिनेंट्स, है ना। तो वो रिजल्ट था। तो उसमें जो फीमेल थी येलो बॉडी वाइट आइड, जो मेल था ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक है ना। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स है, देख लो यहाँ ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। देखो ए इज फॉल्स, यहाँ ऑटोसोम लिंक लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन वही असर्शन रीजन है। असर्शन में देखो क्या कहता है कि सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। सही है ना। कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है पता है आपको, कि जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है उसमें छठे नंबर पे अमीनो एसिड क्या होना चाहिए नॉर्मल पर्सन में, ग्लूटामिक एसिड। और अगर म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन में जेनेटिक कोड बदलता है। जैसे ग्लूटामिक एसिड को कौन कोड करता है, GAG, और वैलिन को कौन कोड करता है, GUG। इसका मतलब छठे नंबर पे मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड GAG था वो किसको कोड करता था, ग्लूटामिक एसिड को। वो GAG किससे बदल गया, GUG से बदल गया, किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। इसीलिए वहाँ पे वैलिन एमिनो एसिड आ गया। और उसके बाद इसका सिम्टम्स आप जानते ही हो सिकल सेल एनीमिया का, है ना। चलो क्या हो गया, RBC सिकल सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लूज हो गई, बॉडी डेवलपमेंट रुक गया, नहीं, पेन हो गया। उसके बाद और क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो ये क्लियर है आपको। तो इसका रीजन क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ है, GAG से GUG बन गया है। जेनेटिक कोड की अगर बात करें तो रीजन देखो, इट रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, सही है, एट द 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ये भी सही है। GUG टू GAG देखो यही गलत कर दिया, उल्टा लिख दिया है ना। यहाँ लिख दिया GUG टू GAG, जबकि होता है GAG से GUG, तो देखो रीजन फॉल्स हो गया। तो असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो आंसर 3, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। चलो आगे बढ़ो। आगे क्या कहा जाए, हैनकिंग्स एक्स बॉडी वॉज ऑब्जर्व्ड इन। तो देखो हैनकिंग्स ने एक्स बॉडी किसको कहा था, एक्स क्रोमोसोम को ही कहा था। अब तुम जानते हो कि जो ज़्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं उसमें XX एंड XO कंडीशन होता है ना। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्या होता है, XX फीमेल एंड XO मेल, यानी मेल में एक ही X क्रोमोसोम होता है, बाकी ऑटोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि मेल जब भी स्पर्म बनाएगा तो हाफ क्रोमोसोम जो होगा, है ना, विदाउट X और Y क्रोमोसोम, और हाफ क्रोमोसोम क्या होगा, विथ X क्रोमोसोम। तो इसीलिए देखो आई मीन हाफ ऑफ द स्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने 50% ऑफ स्पर्म सेल्स ऑफ इंसेक्ट में इसको ऑब्जर्व किया था, किसको, X बॉडी को, क्योंकि XX एंड XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ज़्यादातर इंसेक्ट्स में। चलो क्रोमोसोमल एबरेशन, ये तो ये है, ज़्यादातर जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ होती है ना, ज़्यादातर कैंसर सेल्स में ऑब्जर्व्ड होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग पेरेंटल जनरेशन राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग्स वुड बी होमोजाइगस फॉर बोथ रिसेसिव ट्रेट्स। देखो जो क्रॉस तुमने डाइहाइब्रिड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, येलो राउंड को ग्रीन रिंकल्ड से क्रॉस कराया गया था,
और F1 में क्या मिला था, हेटेरोजाइगस येलो राउंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग इसकी सेल्फिंग करा के F2 निकालेंगे तो इसमें ये वाला ऑफस्प्रिंग कितना मिलेगा 16 में से। रेशियो हम लोग क्या पढ़ते हो, F2 का रेशियो क्या मिलता है 9:3:3:1। तो उस 16 में से ये वाला कितना मिलेगा, यानी तुमको क्या पूछ रहा है, रिंकल्ड ग्रीन कितना मिलेगा। तो ये आपको मिलता है 1/16। ठीक है ना। तो चलो, तो क्या आंसर मिल गया 1/16। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है डिसऑर्डर विथ इट्स मोड ऑफ इनहेरिटेंस मैच द डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर मैच करते हैं। तो देखो ये सब फैक्ट है। ऑटोजोमल रिसेसिव में देखो कौन कौन आता है ऑटोजोम्स पे और रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया हो गया तुम्हारा, फेनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। 3, 5 एंड 6 देखो ये पहला ही ऑप्शन मिल गया कि 3, 5 एंड 6 क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, बी का 2 हो गया। और सी का क्या कर रहा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हीमोफीलिया, और इधर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। तो हीमोफीलिया और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस याद रखना, दो तरह का, टोटल कलर ब्लाइंडनेस भी होता है तो वो XY लिंक्ड होता है। ठीक है ना। तो चलो, तो हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस किस में आ गया, 1 and 4 ए आंसर अपना, नंबर 1 आंसर निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन इंडिविजुअल विथ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का आपको सिम्टम्स पूछ रहा है, तो वो तो आपको ध्यान रखना होगा। देखो ये सारा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट। मेंटली रिटार्डेड होता है ना, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी होगा, बिग एंड रिंकल्ड टंग होता है, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम क्रीज होगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड है ना, पीछे से चपटा सिर होता है, ब्रॉड फ्लैट फेस, इसीलिए ना मंगोलियन इडियोसी भी बोलते हैं इसको। मंगोल्स की तरह आईब्रो होता है, इसका जो ये होता है फोरहेड ब्रॉड होता है कि नहीं। तो चलो, तो चारों ऑप्शन सही निकल के आ गया 107 का। आगे बढ़ो, कह रहा है कि मॉडिफाइड एलील दैट प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम क्या होगा, रिसेसिव होता है। तो दो चीज याद रखो कि अगर अनमॉडिफाइड एलील है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर कोई एलील अनमॉडिफाइड है और वो फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया तो उसके ट्रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो वो डोमिनेंट हो गया जो अनमॉडिफाइड है। और जो मॉडिफाइड है, जो इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो गया, तो वो फंक्शनल एंजाइम या तो बनाता ही नहीं है या नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम ही नहीं बना पाता है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हुआ, इसीलिए वो ट्रेट दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखते हैं। तो बस दो ही चीज़ याद रखना है कि अनमॉडिफाइड है तो डोमिनेंट है, और अगर मॉडिफाइड है तो रिसेसिव है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे है कि प्लियोट्रॉपी रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर, प्लियोट्रॉपी का मतलब वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। देखो यही आंसर है। ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मल्टीपल फेनोटाइप्स, फेनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो जो एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन कराएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। तो देखो क्रोमोसोम नंबर 1 या 2 से बढ़े या घटे, थोड़ा थोड़ा बढ़े थोड़ा थोड़ा घटे, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं इसको। घट गया तो हाइपोप्लॉइडी, बढ़ गया तो हाइपरप्लॉइडी। लेकिन पूरा का पूरा सेट ही मल्टीप्लाई करता हो कि अगर मान लो 14 क्रोमोसोम से 28 हो गया है ना, मान लो 28 से 56 हो गया, इस तरह से पूरा सेट मल्टीप्लाई करता हो तो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं उसको, है ना। तो चलो नंबर 1 हो गया इसका आंसर हम लोगों का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि द जीन अफेक्टेड इन हीमोफीलिया इज इन्वॉल्व इन, हीमोफीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। तो हीमोफीलिया में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग होते हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है ब्लड का वो बढ़ जाता है हीमोफीलिया में, है कि नहीं। जो ब्रिटेन के रॉयल फैमिली में है तो उसका जीन किससे रिलेटेड था, तो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया कि द जीन अफेक्टेड इन हीमोफीलिया इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो चलो आगे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस, है ना। तो आपने जो ये 7 कैरेक्टर्स का ये पढ़ा हुआ है
जो चार्ट आप लोग बनाते हो, है ना, तो उस चार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें से देखो टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर रिसेसिव है, ग्रीन कलर ऑफ सीड भी रिसेसिव है, रिंकल सीड भी रिसेसिव, लेकिन पॉड कलर में जीन है ना क्या है, ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट ट्रेट होता है। आगे बढ़ो कि कह रहा विच लॉ वुड हैव बीन वायलेटेड इफ मेंडल हैज चूजन 8 कैरेक्टर्स इन गार्डन पी। देखो कि अगर मेंडल साहब 8 कैरेक्टर चूज करते ना तो लिंकेज आने का चांस बनता था, और अगर लिंकेज आ जाता तो मेंडल साहब का थर्ड लॉ फेल हो जाता। कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तुम जानते ही हो कि इस थर्ड लॉ का एक्सेप्शन लिंकेज होता है, तो ये लॉ जो है वो वायलेटेड हो जाता। ठीक है, आगे चलते हम लोग। कह रहा है कि प्लांट विच डज नॉट ओबीज मेंडल्स लॉ, तो मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन जो होगा वही प्लांट ओबे नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम स्पीसीज जो है ना, ये एग्जांपल है कि इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, और तुमने पढ़ा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल साहब के फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन होता है। कौन कौन सा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following is the most relevant conclusion for the given diagram? तो देखो ये क्या दिखा रहा है, देखो एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है ना, और फिर और भी इधर क्रोमोसोम दिख रहा है आपको। देखो सब अलग अलग हो रहा है, देखो फिर ये अलग हो गया। सेग्रीगेशन तुमको दिखा रहा है, सेग्रीगेशन यानी इंडिपेंडेंट पेयर जो होता है क्रोमोसोम का वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है। देखो उसमें भी वही चीज़ दिखा रहा है। तो हम लोगों को देखो ये ऑप्शन मिल गया, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा, है ना। तो दूसरा आंसर निकलता है इंडिपेंडेंट क्रोमोसोमल पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, और अगर डिपेंडेंसी हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, इसको लिंकेज बोलेंगे, है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन कहता है सीकल सेल एनीमिया इज, तो सीकल सेल एनीमिया इज चुनो। कह रहा है कैरेक्टराइज बाय इलोंगेटेड सीकल सेल आरबीसी विथ ए न्यूक्लियस। नहीं, आरबीसी में कहाँ से होगा न्यूक्लियस। एन ऑटोजोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट, नहीं, ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, नहीं, उल्टा होता है, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन होता है। तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन सही है, यानी कॉज्ड बाय ए चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, है ना, कि सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ तब ना जीएजी से कोडॉन चेंज होकर जीयूजी हो गया। जैसे जीएजी था, किसको कोड करता था, ग्लूटामिक एसिड को, और ये कन्वर्ट हो गया जीयूजी में। इसका मतलब एडेनिन कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरासिल में, है ना, एडेनिन से बदल गया यूरासिल, यानी सिंगल बेस का यहाँ पे डिफरेंस आया। यानी अब ये किसको कोड कर देगा, छठे नंबर पे वैलिन एमिनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो ये चेंज एक्चुअली डीएनए पे होता है ना। तो वो सब डिटेल में आपने पढ़ा होगा कि जो चेंज डीएनए पे होता है, और डीएनए पे चेंज होने के कारण क्या होता है, एमआरएनए पे जेनेटिक कोड बदलता है। ठीक है, अब देखो स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो। तो एक चीज देखो, एक ट्रिक जो आप जानते हो पेडिग्री बनाने में, कि अगर पेरेंट्स को डिजीज ना दिखाए और बच्चों में डिजीज दिखाए, इसका मतलब पेरेंट्स कैरियर है। और तुम जानते हो कि कैरियर जो है वो रिसेसिव ट्रेट के लिए ही हो सकता है। तो कैरियर या तो ऑटोसोमल रिसेसिव का हो सकता है या फिर सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव का होता है। तो इसको जब आप चेक करेंगे तो ये तो लाइन ही बताया हुआ, एनसीईआरटी का पॉइंट ही है, फोटो बना के उसका आंसर भी दे दिया है ना। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव के पेरेंट जो है वो कैरियर्स है, और इसीलिए बच्चों में क्या आ गया, नीचे डिजीज आ गया, है ना। तो देखो इसका आंसर थर्ड है, इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फेनाइल कीटोन्यूरिया। देखो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का नाम नहीं देते तो वो आंसर नहीं बनता। अब चूंकि फेनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव के कैटेगरी में आता है, इसीलिए अपना ये आंसर बन गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The most popularly known blood grouping is the ABO blood grouping. It is named ABO and not ABC because O refers to having. तो O blood group का मतलब समझते हो ना, O का मतलब कोई भी एंटीजन नहीं बनता, जीन रिसेसिव है ना। तो क्या कह रहा है, देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया, नो एंटीजेंस A and B on RBC, निकल गया ना पहला आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। तो प्लियोट्रॉपिक जीन
यानी वन जीन शोइंग मल्टीपल इफेक्ट्स, ये आपको इसमें मिलता है सिकल सेल एनीमिया में। देखते हो ना कि आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है, डिजेनरेशन होता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का, है कि नहीं। तो मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाता है, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप का मतलब होता है कि जो साइट ऑफ जीन बताता हो क्रोमोसोम का। मैप का मतलब समझते ही हो कि किसी साइट को ढूंढना। ठीक है, तो ये पहला आंसर निकल गया हम लोगों को। ठीक है, चलो, ए नॉर्मल विमेन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन। देखो, ए नॉर्मल विमेन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, तो नॉर्मल विमेन है, इसके फादर कलर ब्लाइंड थे, इसका मतलब ये विमेन कैसी है, कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, और नॉर्मल मेल से इसकी शादी हो रही है। तो चलो इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। इससे दो तरह का गैमेट्स बनाओ XN XC, और इससे दो तरह का गैमेट्स बनाओ XN Y। अब इसको क्रॉस करा के रिजल्ट निकालते हैं हम लोग। तो इसके देखो क्रॉस का रिजल्ट क्या बनता है, XN XN ये नॉर्मल फीमेल, XN Y नॉर्मल मेल, देखो XN XC देखो ये कैरियर फीमेल, और XC Y देखो ये अफेक्टेड मेल। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द सन्स वुड बी, सन्स पूछ रहा है, लड़कों में पूछ रहा है। तो देखो दो लड़के हैं, लड़कों में पूछ रहा है, पूरे ऑफ स्प्रिंग्स में नहीं। तो दो लड़के हैं और उसमें से एक लड़का जो है वो अफेक्टेड है, यानी 50% अफेक्टेड और 50% क्या दिख रहा है आपको, नॉर्मल। ठीक है, तो नंबर 3 देखो 50% क्या निकल के आ गया, देखो ये कलर ब्लाइंड है ना, दो लड़कों में से एक लड़के को कलर ब्लाइंडनेस आ गया। ठीक है, देखो इफ फादर शोज नॉर्मल जीनोटाइप एंड मदर शोज ए कैरियर ट्रेट फॉर हीमोफीलिया, देखो वैसा ही क्वेश्चन है कि फादर नॉर्मल है देखो XN Y, और मदर है कैरियर फॉर हीमोफीलिया। तो देखो कैरियर फॉर हीमोफीलिया ऐसा ये जीनोटाइप बनेगा ना, क्योंकि हीमोफीलिया क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, X क्रोमोसोमल रिसेसिव है। अब इससे गैमेट्स बनाओ दो तरह का XN Y, और इससे क्या बनाओगे XN और XH। चलो इसको क्रॉस करा लो, देखो एकदम वैसा ही आंसर निकल रहा है। देखो फीमेल नॉर्मल, ये फीमेल कैरियर, ठीक, ये मेल नॉर्मल, और देखो ये हीमोफीलियक मेल आ गया। यानी दो लड़कों में, इसमें फिर वही कंडीशन है कि दो लड़कों में हाफ चांस बनता है हीमोफीलिया होने का। ठीक है, तो देखो दूसरा ऑप्शन, ए मेल चाइल्ड हैज 50% चांसेस ऑफ एक्टिव डिजीज। मेल चाइल्ड में 50% चांस है, देखो एक नॉर्मल है और एक क्या है, हीमोफीलियक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज। देखो ये जो क्रेटिनिज्म है ना, ये हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, ये एक्चुअली आयोडीन के डेफिशिएंसी से, ये थायराइड हार्मोन से रिलेटेड डिजीज होता है। बाकी ये सब जो पढ़ो ना, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, और ये है तुम्हारा नॉन जेनेटिक, हेरिडिटरी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ो। कहता है कि ए जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फेनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। ठीक है, तो देखो अगर तुमको कोई टॉल प्लांट दिया हुआ हो और तुमको पता नहीं है कि ये टॉल प्लांट ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, तो हम इसको क्रॉस करा लेते हैं किससे, ड्वार्फ प्लांट से। तो अगर होमोजाइगस होगा उसको ड्वार्फ से क्रॉस कराओगे तो ऑल टॉल देगा। लेकिन अगर ये टॉल प्लांट हेट्रोजाइगस है और इसको अगर तुम ड्वार्फ से क्रॉस कराओगे तो दो तरह का प्लांट देगा। क्या क्या देगा, टॉल भी देगा और ड्वार्फ भी देगा। तो हमको अगर टॉल ड्वार्फ दोनों मिला तो हम क्या समझ जाएंगे कि जो गिवन प्लांट है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस टॉल। और सिर्फ ये टॉल दे रहा है तो हम क्या समझ जाएंगे कि जो गिवन प्लांट है वो क्या है, होमोजाइगस टॉल। तो इसीलिए कह रहा है कि जीनोटाइप मालूम करना हो तो कौन सा क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस। रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 को रिसेसिव से कराना, ये टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I. It has 3 alleles AB, IA, IB and small I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes? तो ABO ब्लड ग्रुप में तुमने पढ़ा है ना
कि 4 तरह का फेनोटाइप्स होता है, क्या क्या, क्या क्या है, AB एंड O, यानी 4 तरह का ब्लड ग्रुप, वो उसका क्या है, फेनोटाइप्स है। 4 तरह का फेनोटाइप्स। जीनोटाइप कितने तरह का होता है जानते ही हो, 6 तरह का। हेट्रोजाइगस कितने होते हैं, 3 तरह के, है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू लिंकेज। तो लिंकेज का कंसेप्ट तुम जानते हो कि टाइटली लिंक्ड जीन होगा तो लिंकेज स्ट्रांग होगा, क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन वीक होता है। अगर लूजली लिंक्ड जीन होगा यानी जीन के बीच डिस्टेंस होगा तो तुम जानते हो कि रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, लिंकेज जो है वो घटेगा। ये सारा कंक्लूजन है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन हम लोग चुन के देख रहे हैं कि टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, सही ऑप्शन है ना। कह रहा है कि टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन कम यानी क्रॉसिंग ओवर कम होगा, तो ये सही ऑप्शन निकल गया। बाकी ये सब पढ़ोगे, देखो टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज हायर रिकॉम्बिनेशन, गलत लिख दिया ना कि टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन हाई हो ही नहीं सकता है। जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम वेरी फ्यू इन रिकॉम्बिनेशन, ये गलत लिख दिया कि अगर दूर है जीन्स क्रोमोसोम पे तो रिकॉम्बिनेशन तो बढ़ेगा, है ना। उसी तरह से देखो ये भी कह रहा है कि लूजली लिंक्ड है और सिमिलर रिकॉम्बिनेशन शो करेगा अगर 2 तरह का है, तो ये भी गलत लिख दिया कि जैसे टाइटली लिंक्ड और लूजली लिंक्ड है तो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन थोड़ी प्रोवाइड करेगा। तो अपना आंसर 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी। तुम पढ़े हो ना कि एक्स्ट्रा कॉपी अगर गेन होता है उसको ट्राइजोमी बोलते हैं। तो ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तुम जानते हो ना कि 23 पेयर्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम का 23 पेयर होता है, ठीक है ना। तो 23 पेयर में क्या होता है, 21वां पेयर में ट्राईवैलेंट बनता है, यानी एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आता है, किसमें, 21st ऑटोसोम में। देखो ये आंसर हो गया 3rd वाला। और इसीलिए क्रोमोसोम नंबर 1 से बढ़ जाता है जिसको डाउन सिंड्रोम होता है ना। कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 47। कह रहा है कि व्हेन मॉर्गन क्रॉस्ड येलो बॉडी एंड व्हाइट आइड फीमेल टू वाइल्ड टाइप मेल देन F1 प्रोजेनी। तो देखो, तो मॉर्गन साहब ने जो क्रॉस कराया था ना, किसको, तो जो फीमेल थी ना वो रिसेसिव ट्रेट था, देखो ये वाला, और इसको क्रॉस कराया गया था वाइल्ड टाइप मेल से। तो मेल का जो कैरेक्टर था ना वो डोमिनेंट था, ब्राउन बॉडी रेड आई। तो इसीलिए इसको जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में देखो क्या मिल गया, तो F1 जनरेशन में मिल गया ये ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक है ना, क्योंकि जो मेल कैरेक्टर था यहाँ पे क्या था, डोमिनेंट था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द मेल्स वेयर ऑफ वाइल्ड टाइप, मेल ही था तुम्हारा ये वाला, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कि ए ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में जानते हो ना क्या हो जाता है, 44 + X0 यानी मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है वहाँ पे कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कि एक क्रोमोसोम 46 से कम होके 45 हो जाएगा, है ना, 45 क्रोमोसोम विथ XO। चलो अगला देखो, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस। ये तो देखो इसको क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो कह रहा है कि इनके क्रॉस का जो रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट हुआ इनके क्रॉस का, तो इससे कितने तरह का गैमेट बनेगा, तो 2⁻³ लगाएंगे। देखो ये फॉर्मूला होता है 2⁻n, और n का मतलब हेट्रोजाइगस पेयर। देखो कितना हेट्रोजाइगस है, 1, 2 and 3, यानी 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ो। कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पिछले क्वेश्चन हम लोग पीछे में एक सॉल्व भी किया था कि XO टाइप ऑफ क्या होता है, XX फीमेल एंड XO या X0 मेल, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर इनिशियल लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। तो ये कह रहा है ना कि मेंडल साहब को जब उन्होंने काम किया तो उनको वो रिकॉग्निशन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, है ना। तो उसमें से कौन सा रीजन नहीं था, है ना, तो कौन सा रीजन नहीं था वो देखो, तो ये चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ही हैड प्रोवाइडेड
फिजिकल प्रूफ ऑफ जीन्स नहीं, मेंडल साहब ने कहाँ प्रोवाइड किया था फिजिकल प्रूफ ऑफ जीन, है ना, वो तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आया था, सटन बोवेरी साहब ने जो दिया था, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। इसमें लिख रहा है कि ही हैड प्रोवाइडेड फिजिकल प्रूफ ऑफ जीन, जबकि क्या होना चाहिए कि उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट विद ड्रोसोफिला रिवील्ड दैट, है ना, तो ये जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज था उससे क्या क्या निकल के सामने आया। तो पहला कह रहा है कि लिंकेज डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, सही है ना। लिंकेज क्या बताता है कि अगर जीन एसोसिएटेड है और एक साथ इनहेरिट कर रहे हैं तो फिजिकल एसोसिएशन को बता रहा है। दूसरा कहता है कि रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स द जनरेशन ऑफ पेरेंटल जीन, नहीं, रिकॉम्बिनेंट जीन कॉम्बिनेशन को बताता है, ठीक है ना। तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को नहीं बताता है, वो न्यू जीन कॉम्बिनेशन को बताता है, ठीक है। सी क्या कहता है कि लूजली लिंक्ड जीन शोज लेस रिकॉम्बिनेशन, नहीं, लूजली प्लेस्ड है अगर, इसका मतलब जीन के बीच में डिस्टेंस है तो वो क्या शो करेगा, लेसर नहीं, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। और चौथा देखो क्या कर रहा है कि जीन्स कैन बी मैप्ड बेस्ड ऑन देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, सही है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितना परसेंट होता है उतना ही डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं दो जीन के बीच का होता है, ठीक है ना। तो हमारा ए एंड डी ऑप्शन यहाँ पे सही निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है कि मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस दो पब्लिश्ड इन 1865 रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड अंटिल, कब तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था, 1900 तक, ठीक है। अब देखो लास्ट नॉट द लीस्ट, अब इसका हमको निकालना है कि हाउ डज सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हनी बीज। तुम पढ़े ना कि हनी बीज में हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड होता है जिसमें से मेल ड्रोन एन होता है, फीमेल वर्कर एन, ये जो होती हैं तुम्हारी क्वीन क्या होती हैं 2n होती हैं। और जबकि बर्ड्स में तुम जानते हो ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें से अब हम लोग को निकालना है। देखो ए क्या कहता है, हनी बीज यूज ZW सिस्टम, नहीं, ये ZW सिस्टम किस में है, बर्ड्स में है, ठीक है। उसी तरह से बी कहता है कि मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल, सही है, ठीक। उसी तरह से सी क्या कहता है कि मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग्स रिस्पेक्टिवली बाय मियोसिस। और फिर डी कहता है कि दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग्स रिस्पेक्टिवली बाय मियोसिस, नहीं, कोई जरूरी नहीं है इसमें, क्योंकि जो मेल होता है ना इसका हनी बीज का वो तो एन होता है ना, तो वो माइटोसिस करके स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक तो हम लोगों का बी सही निकल रहा है कि मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल, ये सही निकला। और डी देखते हैं कि दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, ठीक है। तो ये जो हनी बीज होते हैं ना, तो हनी बीज में तुम देखोगे कि मेल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड ही बनता है। तो मेल अगर अनफर्टिलाइज्ड बना है तो जाहिर है कि डायरेक्ट एग से वो डेवलप हुआ है, तो उसकी सिर्फ मदर होगी, उसके फादर नहीं होंगे, है ना। तो जब इसके फादर नहीं है तो उसका बेटा नहीं होता है। जो मेल हनी बीज होते हैं ना उसका सिर्फ क्या होता है, सिर्फ बेटी ही होती है मेल हनी बीज की, ठीक है ना। तो चलो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो हम लोगों को कौन सा ऑप्शन निकल के आया, एक बी निकल के आया हनी बीज के लिए और दूसरा डी निकल के आता है, ठीक है। तो चलो, तो ये सॉल्यूशन कर लिया हम लोगों ने, हम लोग